हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस। ओके, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने किया था बेसिस के बारे में। किसी भी वेक्टर स्पेस की हमने बेसिस डिफाइन की थी। उससे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं, तो बेसिस क्या होती है? सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विच स्पैन कंप्लीट वी, तो उसको हम वी की बेसिस बोलेंगे। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर्स वी का हमारे पास है, वो बेसिस से उसको हम जनरेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं। बेसिस के वेक्टर्स के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है अल्फ़ा बिलोंग टू वी वेक्टर स्पेस का। इसको अगर हम बेसिस के वेक्टर्स में लिखें, मान लीजिए बेसिस क्या है वी के लिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट अगर हम करें, मान लीजिए ये बेसिस है x1 x2 xn, ये बेसिस है वी के लिए। तो हम अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? अल्फ़ा इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cn xn, ऐसे। अब यहाँ पर जो इस बेसिस के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर जो c1 c2 cn एलिमेंट्स है, इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट विद मतलब किस बेसिस के कोरस्पोंडिंग? इसके, इस बेसिस के बी वी, इस बेसिस के लिए मतलब जो कोऑर्डिनेट है इसके रिस्पेक्ट में वो हमारे लिए आ जाएंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा बीटा वी के कोरस्पोंडिंग, इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स को हम एन टपल्स में, जितने भी डायमेंशन है एन टपल्स में, वैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्या है? c1 c2 and cn, these are tuples, these are coordinate of the vector alpha. Okay, now we will define coordinate एंड कोऑर्डिनेट आर यूनिक। ये यूनिक होते हैं क्योंकि अल्फ़ा के, मान लीजिए हमारे पास दूसरे एक और कोऑर्डिनेट आया अल्फ़ा का, मान लीजिए d1 x1 प्लस d2 x2 प्लस dn xn, ये एक और कोऑर्डिनेट हमारे पास आया किसका? अल्फ़ा का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dj xj। और पहले वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन ये j1 से n, और इसको लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से n ci xi। दोनों अल्फ़ा है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा ये dj xj। ठीक है, इसको इस साइड लेकर के आएंगे, ci माइनस dj di मान लीजिए i बराबर 1 to n, सेम है ये xi इज इक्वल टू 0। xi हमारे पास बेसिस के वेक्टर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये सभी जीरो होंगे। तो ci इक्वल टू di। तो यूनिकनेस ऑफ कोऑर्डिनेट वी विल हमने प्रूव कर दिया, कोऑर्डिनेट यूनिक होंगे। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो बेसिस दो हैं। अब दो बेसिस हैं तो एक बेसिस से दूसरी बेसिस पर जाने के लिए हम कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास मान लीजिए एक बेसिस के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट आए और हमको उनको रिप्रेजेंट करना है किसी और दूसरी बेसिस के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि बेसिस तो हो सकते हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने नंबर ऑफ बेसिस कैलकुलेट किया था, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हम देखेंगे कि किसी भी कोई भी अल्फ़ा हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास दो बेसिस हैं बी डैश, ये बेसिस है किसी भी वेक्टर स्पेस वी के लिए। ओके, एंड कोई भी अल्फ़ा है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो बी में अलग हैं और
बी डैश में अलग हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास मान लीजिए बी डैश के रिस्पेक्ट में हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, और हमको चाहिए कोई भी बी के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट, तो हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट उसके लिए यहाँ पर उसका एक सॉल्यूशन है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैट्रिक्स चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? मान लीजिए हमारे पास दो बेसिस है, बीटा डैश अल्फ़ा 1 डैश अल्फ़ा 2 डैश एंड अल्फ़ा n डैश। एक बेसिस है बीटा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। देखिए बेसिस की लेंथ सेम होती है, ठीक है। ये दो हमारे पास बेसिस है। अब हम एक काम करते हैं, बी डैश वाले को बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिखते हैं। देखिए अल्फ़ा 1 डैश को हम लिखते हैं A11 अल्फ़ा 1 प्लस A21 अल्फ़ा 1, ऐसे ऐसे करके प्लस AN1 अल्फ़ा n। ऐसे हम लिखते हैं। अल्फ़ा 2 को लिखते हैं A12 अल्फ़ा 1 प्लस A22 अल्फ़ा 2 प्लस AN2 अल्फ़ा n। ऐसे हम लिखते हैं अल्फ़ा n को A1n अल्फ़ा 1 प्लस A2n अल्फ़ा 2 प्लस ANN अल्फ़ा n। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा 1 डैश अल्फ़ा 2 डैश अल्फ़ा n डैश तक A11 A21 AN1 A1n A2n ANN और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। इसके फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा 1 के साथ हमारे पास ये मैट्रिक्स बनती है A11 2 N2। ये अब ये जो मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी A11 A12 A1n AN1 AN2 ANN। ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, ये बनेगी। इसको हम मान लेते हैं P। ये मैट्रिक्स हमारी जो है, ये क्या है? चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। क्या है हमारी? ये चेंज ऑफ बेसिस। ये एक बेसिस को दूसरी बेसिस में चेंज कर देती है। ओके, कैसे देखें? इस मैट्रिक्स को जब हम P मैट्रिक्स को B डैश इस बेसिस पर जब हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? मैट्रिक्स आएगी, वो बेसिस आएगी B वाली। इसको ध्यान में रखें, P मैट्रिक्स को उस बेसिस पे लगाना है जिसके कॉलम को हमने दूसरी के फॉर्म में लिखा है, मतलब B डैश पे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B टू B डैश, ये इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर बस एक बात आप याद रखिएगा, P के जो कॉलम हैं, P के जो कॉलम है, मान लीजिए ये कॉलम P1 P2 Pn जो कॉलम है, मतलब Pj जो कॉलम है, वो क्या है? अल्फ़ा j डैश का कोऑर्डिनेट है B बेसिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बस आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे अपन एक थ्योरम कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एक बेसिस की रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट को दूसरे बेसिस की रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट के साथ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई अल्फ़ा है v, अल्फ़ा वेक्टर है v में बिलोंग ये करता है। अब अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं b और b डैश, पहले की तरह हमारे पास दो बेसिस हैं b के लिए, ठीक है, b के लिए ही ये बेसिस हैं। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा को, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ऊपर हमने क्या किया था। अल्फ़ा डैश के कोऑर्डिनेट को अल्फ़ा मतलब बीटा डैश वाले को एलिमेंट्स को बीटा के रिस्पेक्ट में इसको लिखा था। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए थे वो हमारे पास क्या आए थे, पी जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स आए थे। कॉलम्स का मतलब हम जे को फिक्स रखेंगे, आई पे हम चेंज कराएंगे, ठीक है। ऐसे हमने लिखा था, किसको लिखा था, अल्फ़ा आई डैश को, ये आप याद रख लीजिए। अल्फ़ा आई डैश को हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। लिखा था कि नहीं लिखा था, देख लीजिए आप दोबारा, मैं आपको शो कर देता हूँ। अल्फ़ा वन को ऐसे लिखा था, A11 ऐसे करके। जे को हमने फिक्स रखा है हमेशा, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। फर्स्ट वाला हमारा चेंज होता रहा है, तो इसको हमने P बनाया था मतलब P के कॉलम्स बन गए थे ये। P मैट्रिक्स के ये इसके कोरस्पोंडिंग में इसके कोऑर्डिनेट बना रहा है, ओके। ये आप यदि आपको समझ में ना आए अब भी, तो आप खुद से एक बार कॉपी पेस्ट को करके देख लीजिएगा, तभी आपको एक कोऑर्डिनेट का सिस्टम समझ में आएगा कि मैट्रिक्स में कहाँ पर हमने कौन सा चेंज करवाना, किस वेरिएबल को, आई को चेंज करवाना या जे को चेंज करवाना और किस सेंस में करवाना है। बाकी मैं अपना बेस्ट दे ही दूंगा। अल्फ़ा आई को हमने कोऑर्डिनेट में लिखा, अल्फ़ा आई के जहाँ पर जो कोफिशिएंट जो हमारे पास आए वो पी मैट्रिक्स के कॉलम हमने बना दिए थे बाद में, चेंज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने दे के ये बना दिए थे, ये ठीक है। अब आप देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई भी अल्फ़ा डैश है, मान लीजिए कोई भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा, उसको हम बी डैश के इस बेसिस के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, इसमें कौन से एलिमेंट है, अल्फ़ा डैश वाले हैं इसमें, अल्फ़ा वन डैश, अल्फ़ा टू डैश। तो मान लीजिए हमने इसको लिख दिया अल्फ़ा आई डैश, अल्फ़ा जे डैश एक्स जे, ठीक है भाई, जे इज इक्वल टू 1 to n, ये इसको आई मान लीजिए आप, मर्जी आपकी, अल्फ़ा आई, ठीक है। ये हमारे पास आया एक्स आई, इसकी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इस ऊपर वाले से रिलेशन से हम क्या देखेंगे, अल्फ़ा आई डैश की वैल्यू क्या आ रही है, समेशन आई बराबर 1 to n समेशन, इसको हम जे कर लेते हैं, जे बराबर 1 to n एंड पी जे आई अल्फ़ा जे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई, ये आ गया। अब आप देखो, इसको हम चेंज करेंगे, समेशन जे बराबर 1 to n समेशन आई बराबर 1 to n पी जे आई एक्स आई एंड अल्फ़ा जे हमने बाहर ले लिया। इस समेशन को हमने चेंज कर दिया, एक्स आई इन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, अल्फ़ा आई को हमने कॉमन ले लिया जे के साथ। ये हमारा क्या है, अल्फ़ा के इक्वल हो गया। अल्फ़ा जे हमारे पास क्या था, चलो इससे पहले आप इस मैट्रिक्स को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जे बराबर 1 to n, ये जो हमारे पास क्या बना है, पी जे आई इंटू में एक्स आई,
यदि हम इसको ओपन करके देखते हैं, देखिए इसको क्या बनेगा ये P यदि हम J को यहाँ पे 1 लेते हैं, P11 x1 P12 x2 ऐसे ही बनेगा। यदि हम फिर J को 2 लेते हैं तो 21 x1 प्लस 22 x2 आ गया। इसको हम कैसे लिख देंगे, ये जनरलाइज इसको हम कर लेंगे आराम से। P मैट्रिक्स इनटू में xi, मतलब इसको x1 x2 x कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। P इंटू में x, आप इसको चाहे ऐसे लिख ही लीजिए, x1 से xn, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास x1 x2 x1 ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट जो हम स्टार्टिंग में लेकर के चले थे। यहाँ पर ये देखो x1 x2 x3 क्या है, अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट हैं। किसके रिस्पेक्ट में है, बीटा डैश के रिस्पेक्ट में है, जो हम लेकर के चले थे। तो ये क्या हो गया, P इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बीटा डैश के रिस्पेक्ट में, ये हमारी अंदर वाली मैट्रिक्स हो गई। P इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बीटा डैश के रिस्पेक्ट में और अल्फ़ा J। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स जो आए हैं, ये क्वांटिटी जो आई, ये क्या हो गया, अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट हो गए बीटा के बी के रिस्पेक्ट में, बी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये बी से आ रहे हैं। ये तो क्या हो गया फिर, P इंटू अल्फ़ा बीटा डैश हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट हो गए बी बेसिस के रिस्पेक्ट में। यही हमको प्रूव करना था इसमें। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अल्फ़ा को हम लेकर के चले थे बीटा बी डैश के उसमें उसके लीनियर कम्बिनेशन में, बी डैश के एलिमेंट्स में अल्फ़ा J के रिस्पेक्ट में। अल्फ़ा J को हमने चेंज ऑफ बेसिस के टाइम पे हमने क्या किया था, P के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, ऐसे किया था ना, बी डैश इज इक्वल टू पी बी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया। बी मैट्रिक्स जो बनाई थी उसका P बनाया था और P को इस पे अप्लाई करने पे हमारे पास ये आया था। और ध्यान रखिएगा P जो है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ये, और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, ये इन्वर्टिबल है, इसका हम देखेंगे। अब हमारे पास ये रिलेशन आया जहाँ पर P क्या है, मैट्रिक्स है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा डैश को अल्फाज की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो इसके कॉलम होंगे, ठीक है। अल्फ़ा डैश के अल्फ़ा डैश आई का इसके रिस्पेक्ट में कॉलम, इसका क्या होगा, Jth कॉलम होगा, P का Jth कॉलम। ट्रांसपोज लेते हैं ना हम वहाँ, तो ये Pj कॉलम हो जाएगा, ठीक है, Pj कॉलम हो जाएगा इसका। ओके, P1 P2 P3 Pn, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी P। अल्फ़ा 1 के रिस्पेक्ट में जो आएंगे वो ये, अल्फ़ा 2 के रिस्पेक्ट में ये, अल्फ़ा 3 के रिस्पेक्ट में ये, अल्फ़ा 4 के रिस्पेक्ट में ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा आई डैश के बीटा के रिस्पेक्ट में जो आएगा ये मैट्रिक्स होगी, और ये कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस n की होगी, ठीक है भाई।
अब आप देखो, अब हम देखते हैं पी इनवर्टिबल मैट्रिक्स कैसे बनती है। हमने स्टार्टिंग में किया था अल्फा आई डैश को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था अल्फा आइज की, ठीक है। वहाँ से हमको P मिला था और P सच दैट मिला था कि P को हम यदि हम इन से मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं, मतलब B डैश से, तो हमारे पास मिलेगा B। अब आप देखो, हमारे पास B यदि जीरो होगा, B कब जीरो होगा, मतलब ये पूरा सेट जीरो कब होगा, जब ये सभी जीरो होंगे, क्योंकि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये भी बेसिस है। ये जीरो तभी जीरो एलिमेंट को स्पेन करेंगे, तब सभी ये जीरो होंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, P इनवर्टिबल है और सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, B डैश इज इक्वल टू P इनवर्स B। तो सोल्यूशन एग्जिस्टेंस थ्योरम से हम कहेंगे P इनवर्टिबल है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास एक थ्योरम आती है। थ्योरम क्या बोलती है कि मान लीजिए वी एफ कोई भी वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन वी के एन है, ठीक है। एक बेसिस बी अल्फा इज के साथ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एक मैट्रिक्स है क्यू, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसने क्या बोला, और एक मैट्रिक्स है पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सॉरी, पी कोई भी मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इसने कहा वहाँ पे एक ऐसी बेसिस तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, बी डैश, सच दैट, ये हमारी थ्योरम है, ठीक है, सच दैट दिस implies P इंटू अल्फ़ा बी डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा बी। ऐसी हमारी एक थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, ऐसी मतलब एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, और जहाँ पर P के जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे B के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। मान लीजिए हमारे पास B बेसिस है, B डैश है, अल्फ़ा वन डैश, अल्फ़ा एन डैश। अब P इन्वर्टिबल जब है तो सबसे पहले तो हम चेंज ऑफ बेसिस वाले मैटर से हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा आई डैश को। कैसे लिखा था, पी आई जे अल्फ़ा आई बराबर 1 से n तक, ये लिख दिया भाई। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, मान लीजिए P का इन्वर्स क्या है, क्या हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी आई जे अल्फ़ा आई, यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी और समेशन लगा देंगे, आई बराबर 1, जे बराबर 1 से n। और इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये अल्फ़ा जे होगा, क्योंकि अल्फ़ा जे क्या, अल्फ़ा जे के कोऑर्डिनेट हैं जो वो जेथ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अल्फ़ा जे होगा, ठीक है, अल्फ़ा जे। इसको कर देंगे जे के, और यहाँ पर भी एक समेशन आ जाएगा इज इक्वल टू समेशन जे बराबर 1 to n, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते, ये हमारे पास आया। अब हम एक यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, समेशन जे बराबर 1 से n
क्यू जे के अल्फ़ा जे डैश इज इक्वल टू, ये जो बनेगा हमारे पास पी आई जे इंटू में जे के का समेशन, ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो होगी ना वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसको हम लिखेंगे ऐसे, समेशन समेशन पी आई जे क्यू जे के एंड अल्फ़ा आई। ये जो मैट्रिक्स मिलेगी हमको, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और यहाँ पे हमको अल्फ़ा आई मिलेगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होगी, ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहे हैं, आप चेक कर लेना इसको कैसे आइडेंटिटी बनेगी, और ना पता चले फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा इसका भी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा जे डैश जो है वो स्पैन करने लग गए अल्फ़ा आई को, जो हमारे पास ऑलरेडी बेसिस का एलिमेंट है। अल्फ़ा आई को करेंगे तो सभी बीट पूरी बेसिस को स्पैन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बीटा डैश हमने मानी थी अल्फ़ा आई डैश के साथ, ये हमारी क्या हो जाएगी बेसिस, और इसमें एलिमेंट्स हमने n ही सपोज किए थे, जो डायमेंशन है ऑफ v का डायमेंशन जो है उतने ही n एलिमेंट इसमें हमने सपोज किए थे स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पर एग्जिस्ट कर गया ना बीटा डैश, ठीक है। ये हमारी थ्योरम थी। नेक्स्ट हमें एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हम R2R में देखते हैं, R2 की एक बेसिस मान लीजिए बीटा, स्टैंडर्ड बेसिस मान लो या फिर कोई और स्टैंडर्ड ही मान लो, 0 1, बीटा डैश मान लीजिए 1 1 1 -1, ठीक है। ये हमारी दो बेसिस हो गई। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेसिस करेंगे, बेसिस पता करेंगे कहाँ से, बी से बीटा डैश वाली। इसका आप ख्याल रखना, बी से बी डैश वाली जब करेंगे तो हम लिखेंगे इसके एलिमेंट को इसकी फॉर्म में। अब 1 1 को इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो 1 × 1 0 प्लस 1 × 0 1, एंड 1 -1 को लिखेंगे तो 1 × 1 0 -1 × 0 1। अब इसके जो हमारे पास जो ये आए हैं कोऑर्डिनेट, इनको हम कॉलम में लिखेंगे 1 1 1 -1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैट्रिक्स आई हमारी P। यदि हम P को मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड बेसिस आएगी। आप देख सकते हो 1 1 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 1 1 -1, 1 1 पे इसको अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास मिलता है 2 0, और यदि P को हम 1 -1 पे लगाते हैं तो हमारे पास मिलता है 0 2। ये आप देख सकते हैं, 2 को कॉमन लेता हूँ 1 0 एंड 0 1, क्या मिला, फर्स्ट वाली बेसिस मिल गई B। इसका मतलब P को यदि बीटा डैश पे लगा दें, B डैश पे लगा दें, तो ये B को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी अल्फ़ा ले लीजिए 2 3 है, जिसके कोऑर्डिनेट 1 1 और 1 -1 के रिस्पेक्ट में यदि हम इसके निकालें कोऑर्डिनेट, तो क्या आएंगे, A + B 2, A - B = 3। देन हमारे पास क्या आता है, 3 और 2 5, A = 5/2 एंड B = -k½ ये हमारे पास आता है। इसके मतलब जो हैं अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट
बीटा डैश के रिस्पेक्ट में क्या है, 5/2 माइनस 1/2, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट बी के रिस्पेक्ट में क्या है, वो स्टैंडर्ड बेसिस है तो सिंपली 2 और 3 आएंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने क्या थ्योरम की है, P इंटू अल्फ़ा बीटा डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा बी। इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, कर लीजिए इसको वेरीफाई। P हमारे पास क्या थी, 1 1 1 माइनस 1, अप्लाई इसको कर दो 5/2 माइनस 1/2 पे, 5/2 माइनस 1/2 पे अप्लाई कर दिया, क्या आया, 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2, 5/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, ये कोऑर्डिनेट आगे 2 3, ये वेरीफाइड है, ये हमारी थ्योरम है। और आज के लिए बस इतना ही। कल को हम इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। ये आज के लिए इतना, इसका एक एग्जांपल हुआ। और आप ये थोड़ा आप माइंड में रख लीजिए। देखिए मैं इसको थोड़ा रिवाइज आपको करा देता हूँ। हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट डिफाइन किए थे। कोऑर्डिनेट किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट को हमने डिफाइन किया था, यूनिकनेस की थी। चेंज ऑफ बेसिस हमने मैट्रिक्स की थी, तो वो कैसे की थी, मान लीजिए हमारे पास बीटा और बीटा डैश थे। जब हम बीटा डैश के एलिमेंट्स को, ये आप ध्यान में रखिए, यदि चेंज ऑफ बेसिस बी से बी डैश के बाद बी से बी डैश पे है, बी से बी डैश पे है, तो बी डैश के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन लिखेंगे बी के एलिमेंट्स में, और फिर उनको कॉलम वाइज उनके कोऑर्डिनेट को कॉलम्स में हम अरेंज करेंगे तो पी बनेगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास हैं इसके कोऑर्डिनेट, इनको हम कॉलम में अरेंज करेंगे और इस साइड लेंगे एलिमेंट्स बी डैश के, ठीक है। तो हमारे पास पी बनेगा, और वो पी क्या होगा, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स होगा, जो बी डैश पे अप्लाई करने पे बी के एलिमेंट्स को देगा। और हमने थ्योरम आगे की है कि यदि वही हम मतलब पी को अल्फ़ा बी डैश पे यदि हम अप्लाई करें, मतलब कोई भी अल्फ़ा के बी डैश के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करें, तो अल्फ़ा के बी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट दे देगा। ये हमने थ्योरम प्रूव की है, ठीक है। या आप यहाँ आप जो पी निकालते समय आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये पी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और पी इन्वर्स से हम यहाँ सिमिलरिटी के जो मायने हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। ये डायगोनलाइजेबल में भी, उसमें भी काम आता है और आगे भी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप करते रहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें आती है लीनियर अलजेब्रा में, जहाँ तक का हमने कर लिया है, वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट उससे अगले लेक्चर में हम उसको देख लेंगे, ओके। और आगे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़, एंड पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चलते रहिए, चलाते रहिए। बाय बाय, टाटा।